नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। ईरान पर जिस अकड़ के साथ ट्रंप ने हमला बोला था, आज वो घमंड पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। सुपर पावर होने का दावा करने वाले ट्रंप अब ईरान से समझौते के लिए इस कदर बेचैन है कि उसकी हर शर्त मानने को तैयार दिख रहे हैं। अब चर्चा है कि ईरान के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए अमेरिका एक भारी भरकम फंड देने पर राजी हो गया है। जी हां, लेकिन एक तरफ डील की टेबल है तो दूसरी तरफ ट्रंप का वही पुराना बड़बोलापन जो खुद को शेर साबित करने की नाकाम कोशिशों में जुटा है। और यही वजह है कि ईरान उन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर पा रहा। ईरान का साफ साफ कहना है कि ट्रंप दूसरी बार धोखे की तैयारी में है और इसका ट्रेलर भी साफ तौर से नजर आ चुका है, जब एक तरफ बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ पीठ हेगसेप फिर से सैन्य कार्रवाई के संकेत दे रहे हैं। यानी साफ है कि ईरान की शर्तों पर यह जो करार है वो खाड़ी में ट्रंप की बहुत बड़ी हार होगी। तो क्या जिस तरह से बड़ा अपना बैंक बैलेंस एक तरफ ईरान पर लुटाने की तैयारी की जा रही है, क्या ये एक तरह से रणनीतिक हार है डोनाल्ड ट्रंप की? बताएंगे आपको। इस पूरे विषय पर करेंगे चर्चा हर एक पहलू के साथ में। जिस अकड़ के साथ व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की हुंकार भरी थी, याद कीजिए। जिस घमंड के साथ सुपर पावर अमेरिका ने ईरान को बर्बाद करने की धमकी दी थी, वो भी याद कीजिए। आज वो सारा का सारा गुरूर, वो सारा का सारा घमंड खाड़ी के पानी में डूब चुका है। ईरान ने सुपर पावर अमेरिका की वो अकड़ पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। दरअसल कल तक जो ट्रंप ईरान को नेस्तनाबूद करने का दावा कर रहे थे, आज वही ट्रंप ईरान से एक समझौते के लिए इस कदर बेचैन है कि तेहरान की हर शर्त मानने को तैयार है। खबरें तो यहां तक हैं कि ईरान के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए ट्रंप एक भारी भरकम फंड यानी अरबों डॉलर देने की डील टेबल पर रख चुके हैं। अब मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की हार कैसे हो रही है वो भी जरा जान लीजिए। ऐसा क्यों बार बार दावा किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप पानी कम नजर आते हैं और कहीं ना कहीं वो इस पूरी जंग में हार की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल समझिए, अमेरिका ईरान के बीच में 60 दिनों का सीजफायर का ड्राफ्ट तैयार है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जंग की आग से निकलने के लिए अमेरिका में भारी बेचैनी नजर आती है। ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक दावा है। अब दावा इस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ी, जिसे महा डील कहा जा रहा है, वो हो रहा है। दरअसल अब इस तरह से फेस सेविंग के लिए अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर का भारी भरकम फंड देने को तैयार हो गया। जी हां, समझिए, भारी भरकम 300 अरब डॉलर का फंड। करीब करीब बताया जा रहा है 28.5 लाख करोड़ की आर्थिक मदद का प्रस्ताव है ये। ईरान में सीधे निवेश अब दिग्गज कंपनियां कर सकेंगी, वो भी अमेरिकी कंपनियां होंगी, समझिए। दूसरी तरफ ईरानी अधिकारी कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है जिसमें मदद एक तरह से अमेरिका कर रहा है। रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ईरान का, मदद दे रहा है अमेरिका। वो अमेरिका जो ईरान को नेस्तनाबूद करने की कसम खा रहा था, वो अमेरिका जो ईरान का नामो निशान मिटाना चाहता था। बड़ी बात तो यही हो जाती है। लेकिन जरा रुकिए, कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। एक तरफ ट्रंप पर्दे के पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं, डील की मिन्नतें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी जनता के सामने वो खोखले दावे करके खुद को शेर साबित करना चाहते हैं, जो कि नाकाम कोशिश बराबर है। ट्रंप का यही बड़बोलापन और दोहरा रवैया उनके गले की फांस बन चुका है। दरअसल यही वजह है कि ईरान इस बार ट्रंप पर रत्ती भर भी भरोसा करने को तैयार नहीं। तेहरान ने साफ साफ कह दिया कि तीसरी बार फिर ट्रंप धोखे की तैयारी में है, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं। अब ट्रंप आखिर खोखले दावे क्या कर रहे हैं वो भी आइए मैं आपको बता देती हूं। दरअसल ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ट्रंप कह रहे हैं ना परमाणु बम बनेगा और साथ ही जो एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान वो भी नष्ट कर देगा। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया तो ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई। ईरान के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघई, उन्होंने सीधे सीधे इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। फास्ट न्यूज एजेंसी की तरफ से दावा किया गया है। अब दावा यह किया गया है कि जो ड्राफ्ट पर बात हो रही है उसमें परमाणु नष्ट करने की तो कोई बात है ही नहीं, जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं।
कुल मिलाकर कूटनीति के मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस चुके हैं, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात जानते हैं क्या है? जो ट्रंप किसी के आगे झुकते नहीं थे, वो आज इस फंड को देने के लिए राजी होते दिखते हैं, क्योंकि ट्रंप बखूबी जानते हैं अगर खाड़ी में फिर से युद्ध भड़का तो कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट बन जाएंगी, आसमान छू लेंगी और उससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो सपना है वो तो खाड़ी की रेत में दफन हो जाएगा। ये ट्रंप की कूटनीतिक मोर्चे पर अब तक की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। लेकिन ईरान को ट्रंप पर जरा भी भरोसा नहीं है। जी हां, दावा ये किया जा रहा है, ईरानी संसद स्पीकर वो कह रहे हैं कि अमेरिका कदम उठाए, बातों पर भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं, पूर्व आईआरजीसी कह रहे हैं कि ट्रंप ने तीसरी बार धोखा दिया है। आईआरजीसी पूर्व आईआरजीसी कमांडर है मोहसिन रिजाई। इतना ही नहीं, आईआरजीसी दावा ये कर रहा है कि 24 घंटे में 24 जहाजों को हॉर्मुज से पार कराया गया है। समंदर के ट्रैफिक पर ईरान का ही पूरी तरह से नियंत्रण है, पूरी तरह से कब्जा है। अमेरिका ये कह रहा था कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है। लेकिन ट्रंप की फितरत बखूबी दुनिया उससे वाकिफ है। क्या है उनकी फितरत? वो अंदर से जितने डरे हुए हैं, बाहर से उतने ही आक्रामक दिखने का नाटक कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक तरफ बंद कमरों में ईरान की हर शर्त पर हाँ में हाँ मिलाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो रैलियां हो रही हैं, जो मीडिया में बातें सामने आ रही हैं, उसमें ट्रंप बड़बोलेपन का शिकार हो रहे हैं। वो अपनी घरेलू ऑडियंस को ये समझाने में जुटे हुए हैं कि ईरान उनके खौफ से समझौता कर रहा है, ईरान हमारी बातें मान रहा है, ईरान को हम जैसा कह रहे हैं वो करने पर मजबूर हो गया। ट्रंप खुद को एक अजय योद्धा की तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये चाल इस बार फिलहाल कामयाब नहीं होने वाली है। इस पूरे धोखे का जो ट्रेलर है, उसका ट्रेलर का नाम भी समझ लीजिए। इस धोखे के ट्रेलर का नाम है पीट हेग्सेथ। ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, उन्होंने अचानक एक बड़ा बयान दिया, खाड़ी में बारूद की गंध फैला दी। पीट हेग्सेथ ने क्या कहा है ये वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में एक बड़ा बयान दिया और इस वक्त ईरान से कोई भी समझौता होना बेहतर है, पीट हेग्सेथ कह रहे हैं। ट्रंप का मकसद है ईरान किसी भी हाल में एटम बम हासिल ना कर सके, परमाणु कार्यक्रम पर राजी नहीं तो उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, पीट हेग्सेथ कह रहे हैं। हेग्सेथ कह रहे हैं बात नहीं मानने पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई होगी, यानी कि वही बातें जो हमेशा से वो कहते रहे हैं। भाई उनका काम है, वो अमेरिका के रक्षा सचिव हैं, वो ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ बातचीत का नाटक है तो दूसरी तरफ मुआवजे का लालच और वहीं तीसरी तरफ ट्रंप के सिपह सालार सैन्य हमले की धमकी देते हैं। दरअसल यही वो पाखंड है जिसके कारण ईरान इस डील को टेबल पर बहुत ही सतर्कता के साथ में देख रहा है। आज का ईरान 20 साल पुराना ईरान नहीं है। आज ईरान के पीछे है रूस, चीन जैसे महाशक्तियां। खाड़ी के बाकी देश जो कभी ईरान अमेरिका के इशारे पर नाचते थे, आज वो भी ईरान के साथ रिश्ते सुधारने में लगे हुए। ट्रंप की अकड़ को ईरान ने बखूबी तोड़ दिया है। लेकिन अब ये देखना है क्या ट्रंप इस समझौते को अपनी शर्तों पर भुना पाते हैं या फिर एक बार फिर पलटी मारकर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देते हैं। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जो.एस. सोडी जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। ईरान मामलों के जानकार इमरान खोकर जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेकिन शरदेंदु जी, जल्दी से आपका मैं रुख करते हुए मुझे ज़रा बताइए कि जो सीज फायर ड्राफ्ट की बात हो रही है, क्या ये बेमानी है? क्योंकि दिखाने की कोशिशें कुछ और हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन की जो बात यहाँ पर कही जा रही है ईरान की तरफ से, और अमेरिका 300 अरब डॉलर की जो मदद करने जा रहा है, इसे किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, ये जो बातचीत आज की डेट में चलने का दौर शुरू होने की उम्मीद है, वो 60 दिन का समय इसलिए लिए जा रहा है कि उसमें किस तरीके की मोडालिटी होगी। पहली चीज तो सीज फायर एक्सटेंड किया जाएगा और उसके बाद चीजों में डिसीजन होगा कि हरमुज को कैसे खोलना है, न्यूक्लियर का प्लान जो है ईरान का उसको कैसे चेक करना है, इनरिच यूरेनियम का क्या डिस्पोजल होगा। ये सारी चीजें उस टाइम में डिस्कस होंगी जब ये 60 दिन का समय ले लेंगे, क्योंकि आज की डेट में अभी तो दोनों देशों में इतना मिसट्रस्ट है
और साथ में जो $300 अरब के जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो ईरान के रीबिल्डअप की बात कर रहे हैं, ईरान को सतर्क रहना पड़ेगा कि ये रीबिल्डअप किस तरीके से हो रहा है। क्या ये उनकी ऑयल रिफाइनरी पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या अमेरिकी कंपनी वहां पे काफी समय तक रहने वाली है, क्या आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कितना कंट्रोल रहेगा, क्योंकि एक बार जब इंडिपेंडेंट नेविगेशन वहां शुरू हो जाएगा तो आप फिर वॉरशिप को अंदर आने से नहीं रोक पाएंगे, और जब वॉरशिप अंदर आएंगे तो आपका जो डोमिनेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो कॉम्प्रोमाइज होगा और अमेरिका फिर वहां से निकलेगा नहीं। देखिए आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हाईलाइटेड है, तो उसमें कैसे उसको चेक करना है, अमेरिका ने एक रोड मैप बना रखा होगा, चाहे वो ओमान की मदद से, चाहे यूएई की मदद से, चाहे किसी भी कंट्री की मदद से, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने रोड मैप पे उसने डाल रखा है। अब वो उसका कंट्रोल या उसको अंडर सर्विलेंस रखेगा। इसलिए इस तरीके के तमाम प्लान पे सेंटकॉम काम कर रहा है, वहां के कंप्लीट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सीज फायर आगे कंटिन्यू करेगा, और बाकी जो निटी ग्रिटीज हैं इस दौरान डिस्कस की जाएंगी, जो 60 दिन का समय मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। यस सर देखिए, लेकिन ये जो 60 दिन का समय है ये बेसिकली कहा जा रहा है एक तरह से टाइम बाय करने की कोशिश फिलहाल नजर आती है। लेकिन इसी बात को एक बार मैं जल्दी से सोनी सर आप मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिए, अगर अमेरिका एक तरह से बड़ी मदद करने का दावा करता है तो मुझे लगता है अमेरिका और ईरान दोनों के इतिहास में ये बड़े ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो जाएगी ये घटना, वो भी रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर। ना सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन, जो अमेरिका पूरी तरह से खत्म करने के दावे करता रहा ईरान को, वहां पर अमेरिकी कंपनियों के निवेश की भी बात चल रही है अब तो। जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं और विख्यात को पैलेस के साथ। अमेरिकी सेना में हर अफसर के लिए 2 किताबें पढ़नी अनिवार्य है। पहली है पावर ऑफ ज्योग्राफी और दूसरी है प्रिजन्स ऑफ ज्योग्राफी, दोनों किताबें जो टिम मार्शल ने लिखी हैं। तभी आज तक किसी भी अमेरिकी सेना अध्यक्ष ने अपने राष्ट्रपति को एडवाइस नहीं दी ईरान पे हमला करने के लिए, लेकिन ट्रंप ने जनरल डैन केन की मानी नहीं, और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल को शिकस्त मिली, ये तो पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बन गया कि वो देश जिसपे 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध थे, वो देश जिसे अंतरराष्ट्रीय तौर पर आइसोलेट कर दिया था, उसने 2 बड़ी सैनिक शक्तियों को इतनी बड़ी शिकस्त दी। नैना जी, इस युद्ध के बाद अगले 25 साल के बाद जब इस युद्ध का इतिहास लिखा जाएगा, 3 बड़ी चीजें होंगी अगले 25 साल में। पहला, अमेरिका का महाशक्ति का पतन शुरू हो चुका है ईरान युद्ध के बाद। दूसरा, ईरान मिडिल ईस्ट में एक क्षेत्रीय शक्ति बन चुका है। और तीसरा, कुछ साल के बाद दोबारा युद्ध होगा, लेकिन ये युद्ध ईरान शुरू करेगा इजराइल पे, और उसका अंजाम ये होगा, इजराइल का बंटवारा होगा और फिलिस्तीन एक अंतरराष्ट्रीय, एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पे उभरेगा। आज से 25 साल बाद नैना जी, जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, अमेरिकी और इजरायली अवाम ट्रंप और नेतन्याहू पे थू-थू करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने ईरान पे युद्ध करके ब्लंडर किया, उसका खामियाजा दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा जैसे जैसे वक्त बीतेगा। जहां तक ईरान की बात है, ईरान तो आराम से ये युद्ध जीत गया है। सैनिक भाषा में एक शब्द होता है पायरेक विक्ट्री। पायरेक विक्ट्री का मतलब होता है वो पक्ष जिसका नुकसान ज्यादा हो लेकिन जीत उसकी होती है। ईरान का नुकसान जरूर ज्यादा हुआ, लेकिन ईरान पूरी तरह इस युद्ध में विजेता होकर निकला है। और जिस तरह से आपने अभी ओपनिंग ग्राफिक्स में कहा कि जिस तरह से ट्रंप अब नई नई डील्स की बात कर रहा है ईरान के साथ, ये साफ दिखाता है कि फाइनली जो पूरा फायदा होगा वो ईरान को होगा। और जो आज अमेरिका की खिल्ली उठ चुकी है, इसकी पूरी जिम्मेवारी सिर्फ 2 लोगों को जाती है, ट्रंप को और नेतन्याहू। देखिए सर, नेतन्याहू और ट्रंप को तो एक तरह से जिम्मेदारी जाती है, लेकिन बड़े फेस सेविंग की बात यहाँ पर एक तरह से की जा रही है। अजिताभ सिंह जी, लेकिन अगर ये रिकंस्ट्रक्शन या इन्वेस्टमेंट वाली बात है, अमेरिका तो अपना फेस सेव करने की कोशिश कर रहा है, जैसे तैसे वो बात बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने प्रिय मित्र इजराइल के एंटी में जाकर क्या ये रणनीति तैयार हो रही है? या फिर जो बीच में चर्चा हो रही थी कि जो ड्राफ्ट है, सीज फायर है, उन सारी चीजों को लेकर अपने मित्र को नेतन्याहू को दरकिनार कर चुके हैं, क्योंकि ये बात तो उन्हें रास कतई नहीं आएगी। देखिए नैना जी, यह ट्रंप एक डायलेमा जो कहते हैं ना, जैसे हु जिनताओ का चीन में 2003 में राष्ट्रपति थे हु जिनताओ, उन्होंने एक बड़ा फेमस कोट दिया था कि मलक्का डायलेमा। अभी वो ट्रंप का ऐसे ही ये हॉर्मुज डायलेमा में वो फंस गए हैं।
और मुझे लगा था कि शायद सिचुएशन रूम, जो बहुत ही ऐतिहासिक रूम है और डिसीजन लेने में बहुत ही उसकी कारीगर भूमिका रही है अगर इतिहास में जाया जाए, मुझे लगा शायद वहां पे बैठ के उनको कोई सद्बुद्धि आ जाएगी, क्योंकि ये वही सिचुएशन रूम है जो 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने, जब उनको क्राइसिस हुई थी क्यूबा में, उस समय बनवाया था। और उसके बाद से कई इतिहास के पन्ने इसमें दर्ज हैं, जैसे जब ईरान के जो मेजर जनरल थे कासिम सुलेमानी, 2020 में जब उनका डेथ हुआ था, उनको मारा था, तो इसी सिचुएशन रूम से अमेरिका के राष्ट्रपति देख रहे थे तमाशा। पिछले साल 2025 में ईरान पे जो अटैक हुआ था जून में, वो भी राष्ट्रपति ट्रंप खुद सिचुएशन रूम में बैठ के वो तमाशा देख रहे थे। इस बार वो मारे लागो, जो उनका अपना रिजॉर्ट है, वहां से वो देख रहे थे, उनके उपराष्ट्रपति सिचुएशन रूम में बैठे थे। और पीछे जाइए तो 2011 में जो ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, उसमें भी राष्ट्रपति सिचुएशन रूम में ही बैठे थे। बट ये सिचुएशन रूम भी उनको समझाने में शायद नाकाम रहा है, या वो समझ के भी नासमझ बने हुए हैं, क्योंकि जितनी अभी उनकी जो बदस्तूर जारी है, एक तरह से कहिए ये डायलमा, या दूसरी तरफ जो कह लीजिए कि थपेरा जो उनपे पड़ा है, उससे वो संभल नहीं पा रहे हैं। इजराइल तो एक बहाना है, इजराइल के फेर में इस तरह से वो उलझ गए हैं कि ना अब उनको निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। इजराइल को निश्चित रूप से देखिए, परमाणु का मुद्दा तो है, बहुत क्रिटिकल है, उस पे वो फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ हॉर्मुज जो इतना बड़ा एक तरह से WMD मैं कहूंगा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इन्होंने तो इराक में एक बहाना दिया था, यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिसरप्शन आ गया है, और उसने पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से, ऊर्जा संकट के रूप में एकदम तबाह कर दिया है। और उसके पीछे ट्रंप की जो कह लीजिए कुनीतियां हैं और दूरदर्शिता है। ठीक है सर, यही तो दूरदर्शिता यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर आती है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी अलग तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं जल्दी से इमरान खोखर जी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। इमरान जी, खासतौर से ईरान के इतिहास का, वही जो बात मैं सूरी सर से भी कर रही थी, कि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए ईरान हमेशा से एक बड़ा जानी दुश्मन के तौर पर रहा है, और इजराइल तो हमेशा उसके अस्तित्व को ही खत्म करने की बात करता है। अब ऐसे में अगर ये इन्वेस्टमेंट की बात, अगर रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर 28.5 लाख करोड़ राशि की अगर बात होती है, तो ये ईरान विन विन कंडीशन में है, या फिर इसके पीछे की बड़ी तस्वीर अलग नजर आ रही है? हाँ, देखिए नैना जी, सबसे पहले तो मेरे तमाम एलीट को पैनलिस्ट को आदाब वर्ज़े है और जय हिंद। जिस मुद्दे को लेकर ट्रंप ने और नेतन्याहू ने ये जंग शुरू की थी, मुद्दा तो बहुत पीछे छूट गया। अब रही बात ईरान की विन विन सिचुएशन की, ईरान तो चौथे दिन से ही जीत गया था जंग को। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ट्रंप ने कहा था 2-3 दिन की लड़ाई है, हम लोग बम्बार्डमेंट करेंगे, जो जनता है वो रिटेलिएट करेगी और एक तरीके से क्रांति आएगी और ईरान की सत्ता को तख्ता पलट हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन चौथे ही दिन के बाद से जब इनको पूरी ताकत से रिटेलिएशन ईरान की तरफ से मिला, तो इनको ऐसा लगा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन्होंने जितने भी, हम जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं धत कर्म करना थे, वो करने की कोशिश की। सब जगह जब ये फेल हो गए, तब इनको अभी एहसास हो रहा है कि अब ईरान से बातचीत कर लें। ऑन गोइंग वॉर के अंदर आपने ईरान के ऑयल पर जो सैंक्शन लगा रखे थे वो खत्म कर रहे हैं आप। बार बार आप कह रहे हैं कि आप हमारी बात मान लो वरना हम आपकी सभ्यता खत्म कर देंगे, आप हमारी बात मान लो वरना हम आपका परमाणु रिएक्टर उड़ा देंगे, आप हमारी बात मान लो वरना रातों रात सारे जितने भी बिजली के षड्यंत्र सब उड़ा देंगे। ये सारी इस तरह की, समझ के चलिए, गैर जिम्मेदाराना बयान एक दुनिया के लगभग माने जाने वाले सुपर पावर का राष्ट्रपति देता है और फिर उस बात से पलट जाता है। ईरान की तरफ से अभी तक एक बार भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से जिसमें उन्होंने वापस आए हो या उन्होंने उस बयान को वापस लिया हो या उस बयान के खिलाफ जाके काम किया हो। अब हम बात करते हैं इस कोर सिचुएशन की कि ईरान, अमेरिका आज यहाँ है क्यों। बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें उसको परमाणु शक्ति बनने से रोकना है, और डर किसका दिखाया जा रहा है? डेथ टू इजराइल। अब इजराइल कहाँ है इस पूरी लड़ाई के अंदर? इजराइल को जहां होना चाहिए वो लेबनान के अंदर उन्होंने ऑक्यूपेशन शुरू कर दिया, उसने अब उठाकर गाजा के अंदर फिर से बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी, जिसके लिए अमेरिका लड़ने के लिए हजारों किलोमीटर दूर आकर 13,000 स्ट्राइक कर हमारे सुप्रीम लीडर को मारकर, ईरान की अंदर स्कूल्स को बॉम्बार्डमेंट करके सबको खत्म करने के बाद अब जिनके लिए लड़ना है वो तो उस फ्रंट पर मौजूद ही नहीं है।
अब लेबनान के अंदर और गाजा के अंदर इजराइल ने फिर से बॉम्बार्डमेंट शुरू करके सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया। दुनिया की सारी निगाह हॉर्मुज के ब्लॉकेड पे लगी हुई है, तो दुनिया की निगाह लेबनान के अंदर जो वो घुसे जा रहे हैं, या फिर गाजा के अंदर जिन मासूम बच्चों के ऊपर आज भी बॉम्बार्डमेंट हुआ, कल भी बॉम्बार्डमेंट हुआ, ईद जैसी ईद के ऊपर बॉम्बार्डमेंट हुआ, ये नहीं रुक पा रहा है, तो पहले एक बार बैठ के डिसाइड कर लिया जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।